हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हाँ, अब तो फाइन ही होंगे। हमारा 10th का जो एग्जाम पूरा हो गया है ना। आज लास्ट पेपर था सोशल साइंस का। तो चलो हम ये सॉल्यूशन करेंगे इस पेपर का। आई देवेश परमार वेलकम यू इन PN इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर था, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छे हम मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट MCQ में अगर हम देखें तो जैसे कि सबसे जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल और जो अलग अलग हमें दिए जाते हैं, ब्लैंक से MCQ है, मैच है। तो उसमें पहला है तारनेतर फेयर। तो तारनेतर फेयर कहाँ होता है? सुरेंद्र नगर में। मेरा जो डांस है वो बनासकांठा। थर्ड है वल्चर प्रोजेक्ट, कब हुआ था? 2004 में। फर्स्ट मिनरल यूज बाय मैन, तो एकदम इजी, एक ही यहाँ पे मिनरल दिया है तो एकदम इजी हो गया हमारे लिए। एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी सन। तो अच्छे मैच भी दिए हैं जहाँ हम आराम से 5 में से 5 मार्क ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया है ट्रू फॉल्स। पहला है अथर्वे डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल एंड संस्कार। तो यस है ना, ट्रू है, आंसर सही है। तांजोर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। यस, ये भी सही है, तांजोरी है। देन लाइट मीडियम स्पीड हैवी व्हीकल शुड बी ड्रिवन जनरल इन द राइट लेन। तो नहीं, राइट लेन में तो जो नहीं कर सकते है ना, जो हैवी जो स्पीड में जाते हैं वो वहां पे होते हैं। तो ये फॉल्स आएगा, ये रॉन्ग है। तो 2 ट्रू है और ये फॉल्स है। 9th दिया गया है इन राष्ट्रीय सबला योजना गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नहीं, उसमें नहीं दिया जाता था है ना, तो ये भी फॉल्स आएगा। चलो फिर 10 देखते हैं। 10th अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज टोटली एरिडिकेट, कि भाई अनटचेबिलिटी हटानी है। तो सही जवाब है यस, तो ये भी ट्रू आएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब चालू किया गया? तो 1972 में। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो शिकागो के अंदर। यस, जो स्वामी विवेकानंद गए थे। तो ये आंसर आएगा। चलो 13 देखते हैं। 13 में बताया है जो कडाना एंड वणाकबोरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो कौन सी रिवर पर है? तापी, साबरमती एंड महिसागर। तो आंसर आएगा महिसागर, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14 डैश वाटर इज यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं? ग्राउंड वाटर, है ना, जो बोरवेल, वेल, ट्यूबवेल वो सब यूज किए जाते हैं। फिर है रूट बताया है डिब्रूगढ़ से कहाँ रेलवे जाती है, सबसे बड़ा जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो ये भी इजी है, यानी जो हमें सेक्शन ए दिया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम इसके देख सकते हैं कि आप 24 में से आराम से 24 ला सकते हो, है ना। चलो आगे MCQ दिया है इन विच सिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोकेटेड। तो कहाँ पे है? आंसर आएगा डी, भोपाल। 17 है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो खेत तलावड़ी प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स डिबेट इज ट्रू। तो खेत तलावड़ी के लिए कौन क्या कहता है? परम कहता है कि भाई मोर ट्रीज ग्रो करने के लिए यूज होता है, तो नहीं, उसमें तो यूज नहीं करेंगे। रवि कहता है कि इससे हमें इंडस्ट्रीज के लिए वाटर मिलेगा, तो खेत तलावड़ी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं होती। अनय कहता है कि ये मॉडर्न टेक्निक है जिससे सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है, तो ये भी गलत है। बचा क्या? डी, मयंक, जिसमें कहा जाता है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है। तो आंसर क्या आएगा? डी, मयंक, है ना, कि यहाँ पे हम खेत तलावड़ी जो मेन है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर? एकदम इजी आंसर हम देख सकते हैं, ये C 71% है। तो ये तो
सभी को आता हो ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, तो सेक्शन, तो इसमें से जो सी ऑप्शन दिया गया है ना, कैटल ब्रीडिंग, कि भाई हम जो कैटल रियरिंग करते हैं, गाय भैंस को पालते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हमें कब मिलता है, तो हैवी व्हीकल के लिए आंसर आएगा डी, 20 इयर्स के बाद। तो ये भी इजी है। चलो फिर आगे जो वन वर्ड आंसर दिए जाते हैं, कई बार ये बहुत हार्ड पूछे जाते हैं, पर इस बार वो भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, है ना। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात, तो क्या है, कंडला। ओके, देन स्पीडीएस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वही सबसे ज़्यादा खर्चा और जल्दी किससे पहुंच पाएंगे, तो एयरलाइन से, है ना, एयरवेज। तो एयरवेज सबसे स्पीडी एंड कॉस्टली रहेगा। कौन सी इकोनॉमी है जिसे हम फ्री इकोनॉमी कहते हैं, तो मार्केट सिस्टम को हम फ्री इकोनॉमी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता है। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम ऑफ विच कंट्री इज लेस। कौन से कंट्री की इनकम कम होती है, तो भाई डेवलपिंग। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये आप 24 में से 24 मार्क ला सकते हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ज़रूर आएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन ए। चलो आगे देखते हैं सेक्शन बी, जिसके अंदर हमें 2 मार्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है नेग्रिटोज की, तो नेग्रिटोज जो निग्रोज एंड हब्सी कहा जाता है, उनके क्या कर्ली हेयर थे, ब्लैक स्किन थी एंड 4-5 फीट हाइट थी। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक है। कहाँ से आए थे, तो अफ्रीका से वाया बलूचिस्तान होके इंडिया में आए थे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया गया है ना, तो वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज मीन बाय कल्चरल हेरिटेज, तो जो भी ह्यूमन बीइंग ने, है ना, जिसे मैन मेड हेरिटेज कहते हैं, जहाँ पे हमने हमारी स्किल नॉलेज का यूज़ किया और उसमें से हमने जो बनाया, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। अभी इसके अंदर क्या क्या आता है, तो कल्चरल हेरिटेज के अंदर वी हैव मेड टेम्पल्स, मॉस्क, पैलेस, मीनारेट, स्तूपास, विहार्स। तो जितने भी ऐसे प्लेसेस है जो हमने बनाए, तो वो सारे कल्चरल हेरिटेज में आएंगे। फिर जो स्टैच्यूज़ है, मौर्यन एरा के स्टैच्यूज़, राष्ट्रकूटा केव्स के अंदर से जो स्टैच्यूज़ मिले, है ना, तो वो सारी चीज़ें हम कल्चरल हेरिटेज में गिन सकते हैं। चलो फिर है अकीक वर्क, तो अकीक वर्क के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। अकीक वर्क क्या है, तो ये जो एक स्टोन होता है अकीक, जो 2 टाइप के है ना, एक कार्नेलियन और दूसरा जिसके अंदर सिलिका बेस्ड मटेरियल होता है, दूसरा है चाल्सेडोनिक। तो ये 2 जो स्टोन है उसमें से फिर अलग अलग ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम अकीक वर्क के बारे में पूरा मेंशन कर सकते हैं। उसमें से कैसे कैसे चीज़ें बनती है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो सारी डिटेल हम अकीक वर्क की लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है कथन करे सो कथक कहावे, है ना। तो यहाँ पे जो कथक डांस है उसके बारे में बताया है, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्टोरी चलती है। स्टोरी के अंदर जो जो बताया गया है, कोई स्टोरी है, तो वो डांस के साथ बताया जाता है। मेनली जो वैष्णव कम्युनिटी है, उन लोगों ने ये कथक डांस को ज़्यादा ऐसे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, मेनली जब जन्माष्टमी या नवरात्रि होती है तब किया जाता है। जो मैन है वो धोती जब्बा केडियू वो पहनते हैं, वुमेन जो है वो चनिया चोली पहनती है। तो ये सारी चीज़ें हम कथक डांस में बता सकते हैं। फिर आगे दिया है ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो हमारा जो सन टेम्पल है कोणार्क का, तो उसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लैक पैगोडा, क्योंकि वो पूरा ब्लैक स्टोन से बना गया है। और फिर हम उसके अंदर सारी डिटेल हम कोणार्क टेम्पल की बताएंगे
कि भाई कहाँ पे आया हुआ है, उड़ीसा में, कहाँ पर ये स्टाइल कैसी यूज़ की गई है, किस तरह से वो बनाया गया है, तो वो सब चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कोणार्क टेम्पल के बारे में। उसके अंदर और भी दिया गया है कि भाई जो उनके व्हील है, तो वो व्हील क्या बताता है, टाइम दिखाता है, तो वो सारे पॉइंट भी हम इसमें लिख सकते हैं। देन खजुराहो टेम्पल, जो बुंदेलखंड के राजा है ना, चंदेल रूलर जो थे उस समय पे खजुराहो टेम्पल यहाँ पे बनाया गया था। तो ये जो खजुराहो टेम्पल्स है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। इसमें और टोटल 25 जितने टेम्पल्स है खजुराहो में, और ये जो सारे टेम्पल्स जो है वो शिव जी भगवान है ना, गॉड शिव के डेडिकेट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैन टेम्पल्स भी है, बौद्ध टेम्पल्स भी है, फिर 64 योगिनीज का भी टेम्पल यहाँ पे है। तो ये सभी जो टेम्पल्स अलग अलग है वो सब हम इसके अंदर बता सकते हैं। चलो फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रीजन फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसके रीजन बताने हैं हमें। तो पहला तो हमारा इंटरफियरेंस, ह्यूमन बीइंग का इंटरफियरेंस होता है उसके कारण। दूसरा, एनिमल को हम मारते हैं, तो एनिमल को मारने के लिए हम फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो बहुत सारे ट्रीज जो है उसको अफेक्ट होता है। फिर हम हमारी ग्रीड के कारण जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो हमें फॉरेस्ट में से मिलता है, तो उसके लिए भी हम फॉरेस्ट को काटते हैं। फिर हमें जो नया नया ह्यूमन हैबिटेट बनाना है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके लिए हमें नया हैबिटेट बनाना चाहिए, तो लैंड चाहिए, तो अभी लैंड कम है तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को काटते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। कोई भी हमें नया टेक्नोलॉजी जैसे कि नई नई चीज़ें हम बनाते हैं, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस सब के लिए भी लैंड चाहिए, नए रेलवे, रोडवे, तो इस सब जगह पे हम कुछ ना कुछ लैंड ज़रूरत होती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, भाई अभी ज़मीन बची नहीं है, फॉरेस्ट काटो, वहाँ पे बनाओ। तो इस तरह से ये सारे रीज़न बता सकते हैं। चलो फिर है गैलेना। गैलेना किसे कहते हैं, लीड। लीड जो है उसे हम गैलेना कहते हैं। ये सॉफ्ट एंड लाइट वेट होता है ना। इसमें से हम कलर और वो बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो लीड के सारे पॉइंट है वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। बायोगैस जो टर्म है वो भी इजी टर्म है। बायोगैस किसे कहेंगे, तो नॉन कन्वेंशनल में आएगा, ये अनलिमिटेड है, इसको हम जितना भी यूज़ करेंगे अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं करता है। जो काउ डंग और ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, एनिमल एक्सट्रैक्ट जो बचता है उसको हम एक टंकी में डालते हैं, उसमें से फिर जब वो धीरे धीरे उसमें से मीथेन गैस बनता है और वो हम फूड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। चलो आगे है टाइप्स ऑफ आयरन ओर। टाइप्स ऑफ आयरन ओर कौन से है, तो 4 प्रकार के यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ आयरन ओर देख सकते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट एंड लिमेनाइट। तो ये 4 टाइप्स है, उसके खाली नाम हमें यहाँ पे मेंशन करने थे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई मी, और उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद को हम डेनिम सिटी ऑफ इंडिया कहेंगे। सिलिकॉन वैली जो है तो किसे कहा जाएगा, बेंगलुरु। ओके, तो बेंगलुरु जो है उसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलो नेक्स्ट है मेंशन द स्टेप टू कर्ब एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है तो भाई उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताया है जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो उसको रिन्यूएबल जो है उसकी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, नॉन रिन्यूएबल है उसको वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ करने चाहिए, जो कचरा डिस्पोजल है वो कम हो वो ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी जगह होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन नज़दीक में हो,
ताकि उतना पॉल्यूशन फ्री हमारा रह सके। दूसरा जो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, उसको हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे हम स्टेप लिख सकते हैं। दूसरे फिर वो भी बताया है नीचे ये चैप्टर के अंदर कि इंडिया ने क्या किया। तो हम हर साल सिटीज़ का एक लिस्ट निकालते हैं कि भाई इतनी सिटी जो है वो टॉप में है पॉल्यूशन के अंदर। हमने कंट्रोल बोर्ड भी बनाया है, उसके लिए एक्ट बनाए गए हैं। हमने वर्ल्ड वाइड अग्रीमेंट भी साइन किए कि भाई ओजोन लेयर जो पतला हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे, वो ना बिगड़े उसका ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन 36 स्टेट द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म से क्या प्रॉब्लम होता है। तो टेररिज्म से क्या होगा, तो भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है क्या, तो कि कोई भी नया कंपनी वहाँ पे डालने का सोचेगा ही नहीं, तो नया डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जो लोग ऐसे हैं कि जो लोग वहाँ पे कंपनी डाल के बैठे हैं तो उन लोगों को डर लगता है, उनके पास से टेररिस्ट लोग पैसे मांगते हैं। वो लोग जब बॉम्ब डालते हैं कुछ भी ब्रिज है, रोड है, रेलवे है, कहीं पर भी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको हमें वापस डेवलप करने के लिए और पैसा उसके अंदर डालना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारी इकोनॉमिक इफेक्ट होती है। हमें वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे आर्मी रखनी पड़ती है, तो उसके पीछे भी हमारा डिफेंस में और आर्मी में खर्चा जाता है, तो भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहता है। स्कूल कॉलेज है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। चलो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। रिबेलियन क्या होता है, तो इंडिया के ही लोग गवर्नमेंट के अपोज में जाते हैं। टेररिज्म में क्या होगा, इंडिया के होंगे या उसके बाहर से भी हो सकते हैं। रिबेलियन के अंदर हमें जो ये रिबेल करने वाले लोग हैं उनको इंटीरियर से सपोर्ट मिलता है। टेररिज्म में क्या होगा, सपोर्ट मिले या ना भी मिले। रिबेलियन वो कोई एक कंट्री के अंदर होता है, टेररिज्म ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह से हम ये डिफरेंस इसमें दिखा सकते हैं। चलो तो ये हमारा सेक्शन बी था। 2 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे कि अगर हम थोड़ा भी तैयारी करके गए हैं तो आराम से उसको हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन सी जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन है। पहला इसमें लोथल के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखनी है। तो लोथल जो है कहाँ आया हुआ है, अहमदाबाद के अंदर जो 2 रिवर है साबरमती एंड भोगावो उसके बीच में आया हुआ है। बे ऑफ खंभात से 18 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और ये जो जगह है लोथल, वहाँ पे एक डॉकयार्ड भी मिला है, यानी जो ट्रेडिंग होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंटरनेशनली, तो वहाँ पे शिप खड़ी रहती थी, तो वो भी हमें यहाँ से मिला है। दूसरा उसके बाजू में ह्यूमन हैबिटेट भी मिला है और 2 बड़े बड़े स्टोर शॉप भी थे कि जो माल आता था बाहर से तो वहाँ पे वो स्टोर किया जाता था। तो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन भी हम इसको कह सकते हैं एंशिएंट टाइम का, है ना, और इसका हमें प्राउड फील होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हम लोथल में बता सकते हैं। चलो फिर है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्टेपवेल ऑफ गुजरात। तो गुजरात में बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे हमें सारे नाम लिखने हैं कि भाई कौन से टेम्पल है जो गुजरात में आए हुए हैं। तो जो पूरा लिस्ट हम चैप्टर में देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में है, 6 चैप्टर में है, तो उसमें से हम लिख सकते हैं जैसे सोमनाथ, डाकोर, शामड़ाजी, है ना। तो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में से एक गुजरात में आया हुआ है। फिर अम्बा माता का मंदिर यहाँ पे अंबाजी में जो है, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। स्वामीनारायण टेम्पल, मोढेरा में हमारा सन टेम्पल। तो जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर है गुजरात के, वो सब हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टेपवेल जो वाव है उसके नाम लिखने हैं, जैसे पाटण में है रानीनी वाव, फिर अहमदाबाद में अड़ालजनी वाव, अड़ी कड़ीनी वाव। तो ये सारी जो वाव है तो वो सब के नाम यहाँ पे हमें मेंशन करने थे और उसके बारे में बताना था कि जैसे भाई रानीनी वाव है तो वो जो रानी थी जब भीमदेव
भीमदेव वन जब मर जाते हैं तो उसकी याद में फिर उदयमती ने ये स्टेप वेल बनाया था। तो ऐसे हम सारी मेंशन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि स्कॉलर स्थिरमती एंड गुणमती। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? तो कौन से थे? ये जो है वो वल्लभी यूनिवर्सिटी, है ना, कट कर लीजिए। चलो तो 14 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बताया है स्थिरमती एंड गुणमती थे वो कौन से यूनिवर्सिटी के थे? तो आंसर आएगा वल्लभी यूनिवर्सिटी के थे वो, है ना। तो हमें वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। गुजरात में जो भावनगर है वहाँ पे ये आया हुआ है। मैत्रक डायनेस्टी के टाइम पे ये बहुत ही फेमस एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। चाइनीज़ ट्रैवलर भी यहाँ पे विज़िट करने आए थे। और उसके बाद जब यहाँ पे जो बच्चे पढ़ लेते तो उसके बाद डिबेट होता जहाँ पे बच्चों को जो भी जीतते हैं तो उन लोगों को जो किंग है वो अवार्ड देते, उनके नाम जो है वो वहाँ पे कार्विंग भी किए जाते थे। फिर लास्ट में जब मुग़लों ने ये डिस्ट्रॉय किया उसके बाद ये ख़त्म हुआ। तो ये सब चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में हमें बताना है। ब्लैक सॉइल कितने % है, कहाँ कहाँ आई हुई है, वो सब चीज़ें बताएंगे कि भाई देखो एरिया में तो महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर जो बड़ौदा, नर्मदा, भरूच, वो सारा जो एरिया है तो सब जगह पे ये ब्लैक सॉइल हम देख सकते हैं। मेन किससे बनती है? तो जो लावा है ना, डेक्कन लावा, उससे बना हुआ है। तो लावा एंड मेन क्लाइमेट, ये दो चीज़ों से ब्लैक सॉइल बनती है। इसके अंदर मिनरल्स अच्छे होते हैं। ब्लैक सॉइल के अंदर क्वालिटी है कि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है एंड जब वो ड्राई हो जाती है तो उसमें फिशर आते हैं, है ना। तो ये सब इसमें बता सकते हैं हम। कॉटन अच्छा ग्रो होता है तो उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो अगर आप इतने भी पॉइंट लिख दो तो आराम से आपको 3 मार्क मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। किसे कहेंगे? तो जो सॉइल पार्टिकल्स है और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर एंड वाटर, तो उसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। अभी उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे? तो जो बैरन लैंड है, खुली लैंड है, वहाँ पे हमें ट्री ग्रो करना है। काउंटर मेथड से हमें ट्री ग्रोज करने हैं। फिर जो कल्टीवेशन करते हैं फील्ड को तो वो डीपली कल्टीवेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मेंशन करते हैं तो बहुत है ना। 4-5 पॉइंट दिए उसमें मेजर्स के। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? चैप्टर 16 में से लिया गया है। लिबरलाइजेशन किसे कहेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन रखे थे वो सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए और प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया, तो उसे हम लिबरलाइजेशन कहेंगे कि फ्रीडम दी। और दूसरा बताया उससे फ़ायदा क्या हुआ? तो प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ? इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज हुई, इंडस्ट्री बढ़ी तो उससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ने लगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारे पास ज़्यादा फॉरेन मनी ज़्यादा आने लगी और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, उसके कारण यहाँ का जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, वो भी इंक्रीज हुआ। तो ये 4 एडवांटेज हमें इसमें मेंशन करने हैं। ओके चलो नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। एज ए कस्टमर हमारी ड्यूटी क्या रहेगी? तो जो भी कस्टमर होता है तो जब हम जाते हैं तो वे हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है, वो हमारी ड्यूटी है। हमें सब क्वालिटी क्वांटिटी वो सब देख लेना है प्रॉपर है कि नहीं, एक्सपायरी डेट और वो सब चेक करना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी रहेगी। दूसरा, हम वहाँ पे जाते हैं
तो ऐसा नहीं कि भाई हम उनके साथ बैड बिहेव करें, हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहना चाहिए, तो वो भी हमारी ड्यूटी है। तो जिस तरह से हमें एज ए कंज्यूमर ने राइट्स दिए हैं, तो ऐसी कुछ ड्यूटी भी रहेगी कि भाई हम सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करें। फिर अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका हमें बिल लेना चाहिए। अगर हमें गारंटी या वारंटी देते हैं तो उस पर प्रॉपर नेम, साइन, डेट या वहाँ का जो सिक्का लगाते हैं तो वो सब हमें चेक करके लेना चाहिए। तो ये सब हम इसमें बता सकते हैं। देन रीज़न ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, भाई हमारा एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है? तो 3-4 पॉइंट दिए हैं। पहला क्या था? हिमसेल्फ, हम खुद ही उसके जिम्मेदार होते हैं कि भाई हमारे पास प्रॉपर नॉलेज ना हो तो ऐसा होता है। दूसरा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो अगर कम होता है, प्रॉपर डिटेल लेके हम नहीं जाते हैं, तब भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तीसरा पॉइंट बताया था कंपटीशन, कि ऐसी सिचुएशन है कि भाई एक ही कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है तो हम क्या करेंगे, खरीदना ही पड़ेगा और उनको जितना भाव चाहे वो ले सकते हैं। और चौथा पॉइंट था डिमांड, है ना, कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके कारण भी जो कस्टमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सब पॉइंट इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। चलो आगे है, विच स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू गिवन इक्वालिटी ऑफ वुमन। तो वुमन के लिए वही क्या किया गया है? तो बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, जैसे कि सबला योजना, मिशन मंगलम, जहाँ पे जो वुमन है उन लोगों को अगर कुछ भी छोटा मोटा काम घर पे वो ग्रुप बना के करते हैं, पापड़ बनाना है, फिर जो अगरबत्ती बनाते हैं, पिकल है, तो ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती है। उसके बाद कि जो गांव ऐसे है जहाँ पे 35% से कम गर्ल्स जो स्कूल में जाती है, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे फ्री में एजुकेशन उनको मिले और सारी जो गर्ल्स है वो भी स्कूल में जाए, उसके लिए काम करते हैं। विद्या लक्ष्मी बॉन्ड दिया जाता है, उनको साइकिल दी जाती है ताकि अगर उनको दूसरे गांव में पढ़ने जाना हो तो भी वो जा सके। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम गुजरात गवर्नमेंट ने ये गर्ल्स एंड वुमेन के लिए निकाली है, तो वो सब इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। चलो, तो फिर है हमारा सेक्शन डी, जो लास्ट सेक्शन है और जो 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट होती है। उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल साइंस, यानी केमिस्ट्री के बारे में हमें इसमें मेंशन करना है। केमिस्ट्री में जिसे अल्केमिकल और भी कहा जाता है, इसके अंदर बताया गया है कि जो हम अलग अलग चीज़ें जैसे कि मेडिसिन बनाते हैं तो वो भी कैसे बनाई जाती है, उसमें मेंशन किया गया है। यहाँ के जो मेन नालंदा के जो एक लर्न बुद्धिस्ट हो गए, है ना, नागार्जुन, उन्होंने 2 बुक लिखी थी इसके अंदर, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि भाई क्या क्या हम अलग अलग चीज़ें ये केमिस्ट्री के अंदर सब अलग अलग केमिकल यूज़ करके उसमें से बना सकते हैं। दूसरा बताया है कि उन्होंने जो मर्क्यूरी एस है उसको भी हम एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, वो बताया है। फिर उन्होंने ही हमें ये बताया कि भाई जो हम हर्बल जो आयुर्वेदिक करते हैं पर उसके साथ साथ एलोपैथी भी करना चाहिए क्योंकि वो हमें फास्ट रिकवरी देता है। तो उसकी शुरुआत जो की थी वो नागार्जुन ने दी थी। उन्होंने वहाँ पे जब वो पढ़ाते थे तो वहाँ पे नालंदा में उनके पास केमिकल के लिए और केमिस्ट्री के लिए लैब भी थी जहाँ पे वो सब रिसर्च करते थे। इसके अलावा अलग अलग टाइप के सॉल्ट, टाइप्स ऑफ पॉइजन और वो सभी उन्होंने मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। फिर एग्जाम्पल दिए हैं कि केमिस्ट्री से उन्होंने क्या बनाया है। तो एक कॉपर का स्टैच्यू बुद्धा का जो सुल्तानगंज में 7.5 फीट एंड 1 टन वेट वाला। दूसरा नालंदा में 18 फीट का स्टैच्यू बुद्ध का मिला। तीसरा एग्जाम्पल है आयरन पिलर। आयरन पिलर जो अशोक के एंड चंद्रगुप्त के टाइम पे जो बनाया जाता था वो, कि पूरा एक लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है जो दिल्ली में है। इतने साल हो गए पर आज भी वो कोरोडेड नहीं हुआ है, यानी इतनी अच्छी उसके अंदर सब केमिकल प्रोसेस यूज़ की गई कि आज इतने धूप में बारिश में भी एज इट इज़ खड़ा है।
तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में बताएंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्रोग्रेस मेड बाय एंशिएंट इंडियन इन मैथमेटिक्स। तो ये भी चैप्टर 5 में से लिया गया है, मैथ्स के बारे में, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो मैथमेटिशियन हो गए है ना, जिसके अंदर भास्कराचार्य जिन्होंने लीलावती गणित एंड बीज गणित 2 बुक लिखी है, फिर आर्यभट्ट जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया मैथ्स के रिलेटेड, पाई की वैल्यू उन्होंने दी है ना, अलग अलग टाइप्स के जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें बताई है, थियरम बताए हैं। थियरम किसने बताए थे? बोधायन ने। और आर्यभट्ट ने बहुत सारे ऐसे मैथ्स के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए उनको फादर ऑफ मैथ्स भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में बताया गया है कि आज हम वर्ल्ड का कोई भी काम करना हो तो उसके अंदर मैथ्स बहुत ज़रूरी होता है, और इंडिया ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि हमने पाई की वैल्यू दी, ट्रायंगल जो है, बोधायन की थियरी है। तो हर एक मैथ्स के अंदर जो टॉपिक है उसमें से बहुत सारे हमारे इंडिया में पहले से ही वो सब किया गया था, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मैथ्स के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो ऐसे तो ये टॉपिक छोटा है, पर 2 पैराग्राफ में दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो हम दोनों लिख सकते हैं। पहले बताना है कि भाई केमिकल्स वाला जो है उससे क्या प्रॉब्लम होता है। तो जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वही सारी चीज़ हमारे खाने में आती है, हमारे बॉडी में जाती है, जो हमारे हेल्थ के इश्यूज़ खड़े करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? वो सारी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसकी जगह अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जहाँ पे हम केमिकल नहीं डालेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या किया जाता है? तो जो केमिकल्स डालते हैं उसकी जगह हम क्या डालेंगे यहाँ पे? जैसे फर्टिलाइज़र है तो उसकी जगह मैन्योर, काउडंग से जो बना हुआ वर्मिकोस कंपोस्ट जो है वो, तो वो सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स की जगह हम काव यूरिन, बटर मिल्क, नीम सॉल्वेंट वो डालेंगे। तो उससे जो हम पूरा फार्मिंग करते हैं उससे क्या होगा? जो ग्रो होगा, जो ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, तो अच्छी क्वालिटी वाला होगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और हेल्दी वाला भी रहेगा। तो हमें इस तरह से वो बहुत बेनिफिट रहता है। एंड जो फार्मर है उनको भी ज़्यादा बेनिफिट रहता है, उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में लिख सकते हैं। अगर आप इतने पॉइंट कवर करते हो तो आराम से 4 मार्क आपको मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है 51, व्हाट इज पुअर्टी। एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। पुअर्टी किसे कहेंगे? तो भाई जिनको बेसिक नीड्स, जो 5 बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, है ना, तो अगर वो भी हमें ना मिलती हो, ऐसे जो सिचुएशन है उसे हम पुअर एंड पुअर्टी कह सकते हैं। अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, अच्छा उनका घर नहीं होता है, स्लम एरिया में रहना पड़ता है जहाँ गंदगी होती है, उनकी जो लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती है, डेथ रेट ज़्यादा रहेगा क्योंकि माल न्यूट्रिशन के कारण वो डिजीज़ ज़्यादा होते हैं और उसमें वो लोग ज़्यादा मर जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो वहीं से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन लेवल कम रहेगा तो इलिटरेसी का प्रॉब्लम रहता है ना। तो ऐसे फर्स्ट ही टॉपिक दिया गया है। इसके बाद वो भी बताया कि भाई गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या काम किया, तो वो भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा जाएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा कि भाई हमने बीपीएल में उन लोगों को राशन और जो देते हैं। तो मेन ये सब हम पुअर्टी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड लेबर मार्केट। वर्ल्ड लेबर मार्केट किसे कहेंगे? तो जो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में अगर लेबर यानी मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए हमें जाना है तो हम इजीली जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आज मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या होता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं और डायरेक्ट हमें यहाँ पे बुलाया जाता है। तो उसमें हम लेबर वर्क
जो बिजनेसमैन है तो बिजनेस करने के लिए, या जिनके पास अच्छा नॉलेज है तो वो जॉब करने के लिए, हर तरीके से हम बाहर जा सकते हैं। दूसरा उसका बताया कि एक ब्रेन ड्रेन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेन में काम करने जा रहे हैं, यानी हमारे यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो सब बाहर चले जाते हैं, तो जो काम हमारे इंडिया में होना चाहिए वो नहीं होगा। हमारे अच्छे क्वालिटी वाले जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बाहर चला जाता है, तो एक ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं। और इससे फ़ायदा भी ये हुआ कि बाहर जो लोग गए तो वहाँ से वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे और वो पैसा इंडिया में आएगा, तो वो बेनिफिट भी है। तो इस तरह से वर्ल्ड लेबर मार्केट के बारे में हम बता सकते हैं कि भाई इजीली हमें कहीं पर भी जॉब करने जाना हो, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, तो हम इसमें कर सकते हैं। तो वो सब इसमें आएगा। देन 53 क्वेश्चन है, डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्पेशल फैसिलिटीज़ दी है, कि भाई अगर जो ऐसे बच्चे हैं कि जो डिसेबल है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है। हाँ, तो जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है। जैसे कि भाई हमारा जो पेपर हम 3 घंटे में लिखते हैं तो उनको 30 मिनट्स ज़्यादा दी जाती है। अगर ब्लाइंड है तो उनको राइटर भी दिया जाता है। उन लोगों को सब्जेक्ट के अंदर भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके जो पासिंग मार्क है, तो जैसे हमें 27 मार्क लाने होते हैं पासिंग के लिए 80 में से, तो उनका 20 मार्क होता रहता है। तो ये सारी फैसिलिटी उनको देते हैं। फिर जैसे जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर भी उनका हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे ही उनका नंबर रहेगा, जाकि उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है जो उनकी बेंच है, बैठने की जगह, तो वो भी प्रॉपर उनको दी जाती है और राइटर भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि जो स्पेशल फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। उनके लिए टॉयलेट बाथरूम भी ऐसे अच्छे बनाए जाते हैं अलग से, ताकि उनको वो बैठने में प्रॉब्लम ना हो। फिर जो स्टेयर्स चढ़ने होते हैं तो वो भी स्लोप वाला भी रहेगा एंड स्टेयर वाला भी होगा, ताकि उन लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए या एडमिशन के लिए है तो 5% उनके लिए रिजर्व कोटा भी रखा जाता है। तो ये सब उनको फैसिलिटी देते हैं ताकि वो थोड़ा नॉर्मल नहीं है तो उनका थोड़ा बेनिफिट मिले। तो ये सब हम इसमें बता सकते हैं। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो मैप का। मैप में हम देख सकते हैं तो हमारा जो इंडिया है ना, मान लो कि भाई ये हमारा इंडिया है, तो रेड सॉइल जो है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आसाम वाला पार्ट है तो वो पूरा रेड सॉइल है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे साउथ में वो भी रेड सॉइल है। तो हम इसमें से कोई भी जगह दिखा सकते हैं। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वो भी आसाम में आया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये काजीरंगा इधर आया हुआ है। देन थर्ड है ज्यूट। तो ज्यूट कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो हमारा ये जो बंगाल वाला एरिया है, तो बंगाल का जो बॉर्डर है हम ज्यूट प्रोड्यूस करते हैं। एंड लास्ट है आयरन एंड स्टील भद्रवती। ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो भी सकता है, कई बच्चों को ना भी आया हो। तो ये जो हमारा महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है और वहाँ पे ये भद्रवती आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आई हुई है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा एसएस का पेपर था। आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे। लास्ट पेपर था। नाउ एन्जॉय योर वैकेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।